तो सेक्शन 109 और 108 ये तो आपको बताई जा चुके थे कि 108 के तहत मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश ये दे सकेगा। आपसे बात ही हुई थी कि जो काम आप खुद कर पाओगे उसको करने के लिए किसी को आदेश दे सकते हो, और जिसके लिए आदेश दे सकते हो वो खुद भी कर सकते हो। तो ठीक है, मजिस्ट्रेट जब सर्च वारंट जारी कर सकता है तो मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का निर्देश ये भी दे सकता है, और यहां प्रक्रिया को रिवाइज करने की कोई आवश्यकता ये प्रतीत नहीं होती कि तलाशी लेने का ढंग क्या होगा और तो आप किस किस ढंग से ली जाएगी और तलाशी में जो चीजें मिलेंगी उनकी सूची कैसे तैयार होगी, इस सबको बताने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि कानून में जब एक ढंग बता दिया तो एक बड़ी सीधी बात है कि उसी ढंग का अनुपालन सभी प्रकार की तलाशियों उनमें किया जाना चाहिए, क्योंकि कानून तो व्यवस्थित काम का किया जाना इसकी अपेक्षा करता है, और काम किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा या किसी विशेष पदधारक के द्वारा किया जाएगा, इसके आधार पर काम की निष्पक्षता या काम ठीक ढंग से हुआ है या काम की जेन्युइननेस ये तय नहीं हो सकती, क्योंकि व्यक्ति अंततः व्यक्ति होगा, और व्यक्ति अंततः व्यक्ति होगा अर्थात वो मानवीय दुर्गुणों से युक्त ही होगा। आप उसे कहीं पर बैठा दो, इससे क्या मतलब है? किसी ने कुछ किया इसके आधार पर वो चीजें ठीक थोड़ा ही हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति तो अंततः व्यक्ति है। एक आपके बारे में हो सकता है कि वो ठीक ही करे, लेकिन जब व्यक्तियों को हम कोई शक्ति दे रहे हैं तो शक्ति के उपयोग की प्रक्रिया ये तो तय ही करनी पड़ेगी। प्रत्येक एक आध मजिस्ट्रेट चलो ठीक हो जाएगा, लेकिन मास स्केल पर जब मजिस्ट्रेट को हम अपने निर्देश के अधीन सर्च कराने की शक्ति ये दे रहे हैं तो प्रक्रिया फॉलो करनी पड़ेगी। अब प्रक्रिया बार बार फॉलो करने के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, तो एक बार बना दी, कानून की मंशा है उस हिसाब से ली जानी चाहिए। तो यहां पर यह जरूर नहीं लिखा है कि जब मजिस्ट्रेट के निर्देश के अधीन उसकी उपस्थिति में तलाशी ली जाएगी तो उस प्रक्रिया को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। यह जरूरत है जो धारा 100 या 101 पुरानी सीआरपीसी में बताई गई थी, और जो मेरा ख्याल है 3 बढ़ा दीजिए तो 103 104 जो भी होगा उसे फॉलो करने की जरूरत है। ये लिखा जरूर नहीं है लेकिन फॉलो किया जाएगा। तो ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी, और 109 ये भी बताया जा चुका है कि यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज को जो इस संहिता के अधीन उसके समक्ष पेश की गई है, इस संहिता के अधीन, इस संहिता के किसी भी सेक्शन के अधीन, चाहे सर्च वारंट इसके अधीन जब तलाशी ली गई और जिस न्यायालय ने तलाशी वारंट जारी किया था उसके समक्ष पेश की गई, जब कभी इस संहिता के अधीन शब्द पर्याप्त विस्तार लिए हुए हैं, और जो शब्द जितना विस्तार लिए होता है कानून में उसे उसी विस्तार तक समझना होता है। जब उसने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, एक बड़ी सीधी बात कह दी कि इस संहिता के अधीन, यानी जब भी कोई संपत्ति इस संहिता के किसी भी उपबंध के प्रभाव से, किसी भी उपबंध के अधीन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जाए और न्यायालय इस बात को ठीक माने कि वह उसे परिबद्ध कर ले, परिबद्ध यानी अपनी कस्टडी में रखा जाना उचित माने, तो वह उसे परिबद्ध कर सकता है। लेकिन न्यायालय को जब भी कोई डिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो उस डिस्क्रिप्शन का जो इस्तेमाल है वो सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। तो अगर आप ठीक समझते हैं तो आपको लिखना चाहिए कि आप चीज को परिबद्ध किया जाना ठीक क्यों समझते हैं, क्योंकि जब अगर आप संपत्ति को परिबद्ध करोगे, कोई भी कहता है यदि कोई न्यायालय ठीक समझता है तो वह किसी दस्तावेज या चीज को, इन शब्दों के अंतर्गत संपत्तियां ये भी हो सकती हैं,
दस्तावेज संपत्ति हो सकती है। तो दस्तावेज या चीज दोनों आ गई। आप जब उसे परिबद्ध करोगे तो उसे जो रखने का हकदार है वो उसके पास नहीं रहेगी, आप ही के पास रहेगी, और उसे उसकी जरूरत हो सकती है। तो आपका ठीक लगना आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है। आपको ठीक लगता है, इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जगह कोई होता, उसे भी उस चीज को परिबद्ध किया जाना ठीक लगता उन परिस्थितियों में। आपसे बहुत बार बताया गया कि जब इस प्रकार का शब्द प्रयोग किसी कानून में मिलता है कि न्यायालय की संतुष्टि इस पर ऐसा काम किया जा सकेगा, तो न्यायालय की संतुष्टि इसका अर्थ ऐसे लेते हैं कि न्यायालय के रूप में जो पीठासीन है उसकी जगह एक आम बुद्धि के मनुष्य को बैठाल दो, और वो आम बुद्धि का मनुष्य उस जगह पर बैठकर क्या विचार करेगा, वो जो विचार करेगा उसी को न्यायालय का विचार यह माना जाता है। एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य, हम लोगों ने देखा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, साबित नासाबित साबित नहीं हुआ, इन शब्दों के अर्थ देखे थे। वो कहता था चीजें साबित हो गई, ये मान लिया जाएगा। जबकि एक साधारण बुद्धि का मनुष्य, बहुत बुद्धिमान नहीं, एकदम मूर्ख भी नहीं, जब साधारण बुद्धि का मनुष्य दिए गए साक्ष्य के आधार पर या तो यह माने कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा, और या ये माने कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, या तो ये माने, तो मान लिया जाएगा चीजें साबित हो गई। आम बुद्धि का मनुष्य, क्योंकि पीठासीन अधिकारी महोदय को अनियंत्रित और असीमित ये विवेक नहीं दिया जा सकता। आपके सामने कितना भी साक्ष्य रख दिया जाए, आप कहते हैं कि चीजें साबित ही नहीं हुई, तो हम क्या कर लेंगे आपका? आप तो चाहे जब कह देंगे चीजें साबित नहीं हुई। तो इसलिए यह बताना जरूरी है प्रक्रिया के विनियमन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं है कि आप चाहे जब कह दो साबित और चाहे जब कह दो ना साबित। यू आर नॉट ए किंग, आप राजा नहीं है, और न सम्राट की तरह व्यवहार करेंगे। स्वयं भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लिखकर बता रहा है कि साबित, इसका अर्थ यह है कि जितना साक्ष्य रखा गया आपके सामने, इतना साक्ष्य किसी भी आम आदमी के सामने रख दीजिए। शर्त केवल इतनी है कि वो अत्यधिक बेवकूफ न हो या विशेष रूप से बुद्धिमान, इसकी भी अपेक्षा नहीं है। एक सामान्य बुद्धि का मनुष्य, उसके सामने वो साक्ष्य रख दिया जाए तो वो या तो ये मान ले कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा, और या ये माने कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है। और ये दो प्रकार की बातें क्यों कही गई? इसलिए कि आपको बताया था कि मामलों की प्रकृति कैसी होती, दीवानी, और मामलों की प्रकृति कैसी होती, दांडिक। और हमने आपको यह भी बताया था कि जब लौकिक जीवन होता है, हम लोगों का घरेलू जीवन, उसमें भी जब किसी की शिकायत पर किसी परिवार के सदस्य को भी दंडित करना होता है तो ज्यादा छानबीन की जाती है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश होती है कि जिस बात के लिए उसे दंडित किया जा रहा वो 100% हुई है या नहीं। अगर थोड़ा भी संदेह होता है तो हम उसे दंडित नहीं करते। अगर 1% भी संदेह है कि आपने गलती नहीं की तो घर वाले आपको दंडित नहीं करते। यही सिद्धांत समाज के स्तर पर लागू है।
वहां भी कहते हैं कि जब तक युक्ति युक्त संदेहों के परे चीजें साबित न हो तब तक सजा नहीं दी जाएगी। और जब चीजें युक्ति युक्त संदेहों के परे ये साबित की जाती हैं तो उन्हीं के लिए कहा जाता है कि इन तथ्यों का अस्तित्व है। किसी भी तथ्य का अस्तित्व है ये आप कहते कब हैं? इन किसी भी तथ्य के अस्तित्व को आप सकारात्मक तौर पर स्वीकार तो तभी करते हैं जब उस तथ्य के मौजूद होने में आपको कोई संदेह होता ही नहीं। क्योंकि जब तक किसी तथ्य के मौजूद होने में आपको 1% भी संदेह है तब तक आप उस तथ्य की मौजूदगी के बारे में जो शब्द उच्चारित करते हैं वो शब्द होते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा है। आप ये नहीं कहते कि ऐसा है। ऐसा है ये आप शब्द तभी कहते हैं जब संबंधित तथ्यों की मौजूदगी के संबंध में आपको 1% भी संदेह नहीं बचता। अर्थात इन बातों को ऐसे भी कहा जा सकता है कि जब तथ्यों की मौजूदगी युक्ति युक्त संदेहों के परे साबित होती है यानी तथ्यों की मौजूदगी को आप अपनी ज्ञानेंद्रियों से अनुभव कर लेते हैं, तब आप कहते हैं कि अमुक तथ्यों का अस्तित्व है। अब चूंकि मामलों की प्रकृति दांडिक तो इसलिए साबित शब्द का उपयोग दांडिक मामलों के संबंध में वहां भी होगा और दीवानी मामलों के संबंध में वहां भी होगा। तो दीवानी मामलों के संबंध में जो साक्ष्य का स्तर है वो युक्ति युक्त संदेहों के परे नहीं होता। इसीलिए साबित शब्द को इस प्रकार लेते हैं कि अगर सामान्य बुद्धि के मनुष्य के सामने साक्ष्य रखा जाए और उसे लगने लगे कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व रहा होगा तो यह मान लिया जाएगा दीवानी मामलों में कि मामला साबित हो गया। लेकिन दांडिक मामलों में जब आप सामान्य बुद्धि के मनुष्य के सामने इतना साक्ष्य रखेंगे कि वो ये माने कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है, अर्थात उसे 1% संदेह नहीं बचा, तब विवादित तथ्यों के अस्तित्व को साबित मान लिया जाएगा। और इसीलिए बार बार कचहरी में ये शब्द प्रयुक्त होते हैं कि युक्त युक्त संदेहों के परे दांडिक मामलों में विवादित तथ्यों को साबित करना होगा। और आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ढूंढते रहते हैं कि ये शब्द कहां पर लिखे हैं कि युक्त युक्त संदेहों के परे साबित करना होगा, आपको कहीं दिखते नहीं और आपके मन में धारणा पैदा होना शुरू हो जाती है कि सब जो लिखा है वो चलता नहीं। ये अलग बात है कि जो लिखा है वो एक एक शब्द चल रहा है, बस जो लिखा है वो आपकी समझ के मुताबिक नहीं लिखा है। जो लिखा है उसका अर्थ वही है जो लागू हो रहा है। ये अलग बात है कि तुम्हारी जो अर्थान्वयन की शक्ति है वो उस लिखे का सम्यक अर्थ निकाल ही नहीं पा रही। ये अलग बात है, क्योंकि साबित शब्द की डेफिनेशन में ये जो लिखा है कि दिए गए साक्ष्य के आधार पर वो ये माने कि विवादित तथ्यों का अस्तित्व है। इन शब्दों का अर्थान्वयन जब करेंगे तो अर्थान्वयन यही आएगा कि युक्त युक्त संदेहों के परे जब तथ्यों का अस्तित्व साबित होगा तभी आप ये कहोगे कि अमुक तथ्यों का अस्तित्व है। अदरवाइज आप ये कहोगे कि अमुक तथ्यों का अस्तित्व हो सकता है, ये नहीं कहोगे। है अपने में निश्चायक भाव स्थिति, निश्चायक तथ्य स्थिति, इसका द्योतक है। ये है शब्द जो है ये जो डिनोट करता है वो एक डेफिनेट फैक्ट सिचुएशन को डिनोट करता है। कानून में गागर में सागर होता है। कानून के बेर के शब्द आप रे रे करके नहीं पढ़ सकते। आप बड़ी ईगरनेस के साथ, बड़ी उत्सुकता के साथ विभिन्न लेखकों की किताबें ढूंढते हैं जैसे वो लेखक दुनिया के ऊपर से उतरे हैं, वो कोई मासूम है, बड़े फरिश्ते हैं, ऐसे ढूंढते हैं और बड़ा चाव से उन्हें पढ़ते हैं। क्यों? आप में नहीं है अर्थान्वयन की शक्ति। वो लेखक कौन? जिन लेखकों की आप किताबें पढ़ रहे हो
वो क्या कोई खुदाई प्रतिभा लेकर पैदा हुए? आप नहीं कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन। आप चूंकि करते ही नहीं है, कारण कोई हो, इसलिए आपको किताबों की जरूरत है। अन्यथा है, ये शब्द अपने में डिनोट क्या करता है, ये तो तय है। तो कुल मिलाकर हम आपको ये बता रहे हैं कि साबित शब्द, जो चूंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बता दिया, और क्यों बताया, इसलिए ताकि माननीय न्यायाधीश महोदय, क्योंकि आप न्यायालय कहें कितना भी, अंततः तो वो न्यायाधीश महोदय ही हैं जो न्यायालय के रूप में काम करेंगे, अंततः तो वही है। आप बातें चाहे जितनी अच्छी कर लो, लेकिन अंततः जो है वही रहेगा। जैसे हम लोगों ने देखा था सुबह दल बदल विरोधी कानून पर हम लोग बात कर रहे थे कि मेजॉरिटी ने की हो तो लोहान में भाषण तो बहुत अच्छा झाड़ा, हाउस के प्रिजाइडिंग अफसर्स की निष्पक्षता के संबंध में, लेकिन वो निष्पक्ष कितने होते हैं ये लगातार दिखाई दिया है, और ये अनुभव करने योग्य था उसी क्षण, और माइनॉरिटी ने अनुभव किया भी था। इसलिए अच्छी अच्छी बातों को करने से कोई काम नहीं बनता, बढ़िया बढ़िया बातें करने से, संकल्पों से, हम बार बार कहते हैं कि मात्र संकल्प करने से अगर कार्य की सिद्धि होती तो संकल्प करने में कोई पीछे नहीं है। तो रोज आप भी पीसीएस जे हो जाने का संकल्प लेते हैं, और रोज हम भी राष्ट्रपति हो जाने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि आपकी संकल्पना छोटी है, आप पीसीएस जे होना चाहते हैं, हमारी संकल्पना बड़ी, हम राष्ट्रपति होना चाहते हैं। ठीक है, तो संकल्पों से किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। ठीक है, तो आप फैक्ट्स को दरकिनार और इग्नोर करते रहें, इससे कोई फायदा नहीं। अंततः न्यायालय के रूप में जो काम करेगा वो पीठासीन अधिकारी होगा, और पीठासीन अधिकारी व्यक्ति होगा, और व्यक्ति होगा तो मानवीय दुर्बलताओं से ग्रसित होगा। वो किसी के प्रति राग रखेगा और किसी के प्रति द्वेष। अगर वो राग द्वेष से मुक्त है तो फिर वो व्यक्ति नहीं है, फिर वो सन्यासी है। ठीक है, सन्यासी गेरुए कपड़े पहनने से नहीं होता, वो तो प्रतीक है, वो तो प्रतीक है। सन्यासी जंगलों में जाने से भी नहीं होता, आप जंगलों में भी गृहस्थ हो सकते हैं और आप घर में भी सन्यासी हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्वयं को बदलते हैं तो आप सन्यासी हैं। ठीक है, और आप कुछ छोड़ देते हैं, कुछ त्याग देते हैं, तो हो सकता है आप में कोई बदलाव ना आए। हाँ, ये जरूर है कि अपने को बदल लेंगे तो डेफिनेटली आपका व्यक्तित्व तो बदला बदला दिखाई देगा और आप सन्यासी हो जाएंगे। ये अनुभव करना कि जो कुछ है वो मेरा नहीं है, जो कुछ है वो हमारा नहीं है, इतना अनुभव कर लेना, बस यही संन्यास है। आपसे 50 साल पूर्व इस जगह पर कोई और रहता था, आपके 50 साल बाद कोई और रहेगा। आपको 150 साल रहना है। ये अनुभव कर लेना कि ये मेरा नहीं है, फिर आप रहेंगे यहीं, लेकिन यहां नहीं रहेंगे, आप यहीं होंगे। आप में कोई फिजिकल बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन आंतरिक परिवर्तन हो चुके हैं। अब आप ठीक वही नहीं है जो कुछ क्षण पहले थे। ठीक है, राम सन्यासी हैं, कृष्ण सन्यासी हैं, राजमहल में रहते हैं, राजा हैं, लेकिन वो सन्यासी हैं। यही सन्यास्त भाव है, और इसी को प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम झोला उठा चल देंगे। जो बेवकूफ टाइप के लोग
उनकी मजाक बना रहे थे, क्योंकि वो उस लेवल पे ही नहीं है, वो उस बात को ही नहीं समझ सकते कि उन्होंने क्या कहा है। ये भाव प्राइम मिनिस्टर का कि हम रहते प्राइम मिनिस्टर हाउस में हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं है, हम कभी भी झोला उठा चल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यही भाव सन्यास का है। ठीक है, तो अगर व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त है, उसे किसी से प्रेम नहीं है, किसी से घृणा भी नहीं है, तो वो सन्यासी है। और ये सन्यासी जज होगा ऐसी बात नहीं है, जज व्यक्ति ही होगा। क्योंकि अगर किसी को जज बनने की लालसा है तो वो व्यक्ति ही है, सन्यासी को जज बनने की भी लालसा नहीं है। सन्यासी क्यों जज होना चाहेगा? उसे क्या पड़ी जज होने में? फालतू को झंझट लिए घूमे। ठीक है, बेवकूफों का निर्णय करे। अगर कोई जज होना चाहता है तो वो तो व्यक्ति होगा ही, उसके अलावा कोई जज हो ही नहीं सकता। बताते कन्फ्यूशियस, उसे जज बना दिया तो उसने कहा गड़बड़ हो जाएगी, हमें मत बनाओ। उन्होंने नहीं, तुम तो जज बनोगे ही बनोगे। उसके सामने चोर लाया गया और एक सेठ लाया गया, किन्ने मेरी चोरी की। उन्होंने कहा चोर के मारो 20 डंडे, इसके मारो 100 डंडे, जिसकी चोरी की। क्योंकि उसका कहना है कि इसने ऐसी स्थिति पैदा की कि इसके सामने चोरी के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा, करे क्या ये? तो ये ज्यादा दोषी है। तो सन्यासी तो इसी ढंग की बातें करेगा। तो जज व्यक्ति के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, और जो व्यक्ति होगा तो राग और द्वेष से युक्त होगा, और जब राग और द्वेष से युक्त होगा तो उसके ऊपर कुछ नहीं छोड़ा जा सकता। इसे साबित हम बताएंगे, चीजें कब साबित हुई हम बताएंगे, मीनिंग देयर भाई कानून बताएगा कि साबित हो गई चीजें कब, जबकि एक साधारण बुद्धि का मनुष्य अपने सामने रखे गए साक्ष्य के आधार पर इन निष्कर्षों पर आ जाए। और तुम भी कम से कम सामान्य मनुष्य तो हो ही, क्योंकि सभी सामान्य मनुष्य हैं। फिर सामान्य मनुष्य से नीचे गिर सकने की सुविधा ये भी भगवान ने आपको दी, और ऊपर उठने की सुविधा ये भी दी। ठीक है ना? लेकिन सामान्य मनुष्य आप होंगे ही। सामान्य मनुष्य होना आपकी डेस्टिनी है, नियति है। कोई ये नहीं कह सकता कि हम वो सामान्य मनुष्य नहीं है। ठीक है, सिर्फ कोई नहीं कह सकता, मीनिंग देयर बाय सिर्फ असामान्य मनुष्य कह सकते हैं कि वे सामान्य नहीं है। और असामान्य को भी पहले तो सामान्य ही होना है, बाद में अपनी गिरावट से या तो असामान्य होना है, या अपने में उत्थान करने से उसे असामान्य होना है। प्रथमता तो उसे सामान्य ही होना है। इसीलिए कानून में बार बार शब्द प्रयोग होता है सामान्य बुद्धि का मनुष्य। साबित में उन्होंने यही बात कही है कि सामान्य बुद्धि का मनुष्य, और उसी स्टैंडर्ड को कानून में हर जगह लेते हैं। हमने आपसे 20 बार चर्चा की है, 20 बार, और वही स्टैंडर्ड यहां लेंगे। का न्यायालय ठीक समझता है, तो ठीक समझने का अर्थ यह नहीं कि वो किंग हो गए हैं और वो जो चाहे सो कर दें। नो, ठीक समझने का अर्थ है कि तुम्हारी जगह हम एक और सामान्य बुद्धि का मनुष्य बैठा दें, तो क्या उसे ठीक लगेगा इस चीज या दस्तावेज को परिबद्ध करने का आदेश देना? यदि हां, तो आपका ठीक लगना है। और अगर ऐसा नहीं है तो आपका ठीक लगना नहीं है। और जब आपका ठीक लगना नहीं होगा, तभी उसको करने के लिए जो ठीक है, रिवीजन और अपील, ये होते हैं। जो रिवाइजरी जुडिक्शन है वो इसी का नाम है। तो यहां यह कहा आपका परिबद्ध करने की शक्ति देते हुए, ये पहले कहां थी? 104 में, अब कहां है? 109 में। इस संहिता के अधीन जब भी कोई वस्तु या संपत्ति ये न्यायालय के समक्ष पेश की जाती है, तो उसे परिबद्ध करने की शक्ति होगी। कब? यदि वह ठीक समझता है। लेकिन ठीक का अर्थ कभी भी ऐसे नहीं लेते हैं। जहां भी न्यायालय को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी जाती हैं,
वहां हमेशा इसको ध्यान में रखा जाता है कि मानो कानून में यह लिखा है, ऐसे पढ़ा जाता है कानून को कि मानो कानून में यह लिखा है कि साधारण बुद्धि का मनुष्य जिन परिस्थितियों में अमुक काम को करना ठीक मानेगा, उन्हीं परिस्थितियों में आपको ठीक मानने की शक्ति होगी, मानो ऐसे लिखा है, ऐसे पढ़ा जाता है हमेशा। इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया कि प्रथमतः जो एविडेंस एक्ट है, आईपीसी, सीआरपीसी, ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए। प्रथमतः तो उन्हीं के द्वारा बनाए गए। 1872 का एविडेंस एक्ट उसी को कमोबेश आपने सामने रखा है, और साबित शब्द का उपयोग वहीं हुआ है। और जो अंग्रेज थे, उनके विधिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग वो बेंथम और ऑस्टिन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, क्योंकि पॉजिटिविस्ट वहीं पैदा हुए। अमेरिका में तो सोशलॉजिकल स्कूल चला है, स्वीडन और आपका पोलैंड आदि में तो स्कैंडिनेवियन यथार्थवादी रियलिज्म आया है। ठीक है, पॉजिटिविस्ट वहीं हुए हैं। हाँ, दर्शन शास्त्रीय विचारधारा, फिलोसफिकल थिंकिंग, ये जर्मनी की विशेषता रही है। मार्क्स वहीं पैदा हुए, कांट वहीं पैदा हुए, हीगल वहीं आया। ठीक है, तो जर्मनी फिलोसफिकल थिंकिंग के लिए एक उर्वरा भूमि है। वहां फिलोसफिकल थिंकिंग कानून के बारे में चली है। लेकिन पॉजिटिविस्ट प्रमाणवादी जो विचार है, ये इंग्लैंड का है। सोशलिज्म ये अमेरिका की देन है। रियलिज्म उसी का एक प्रकार है। हम लोगों ने कहा था कि देखा था कि सब पॉजिटिविज्म और आपका सोशलिज्म, इसने मिलकर रियलिज्म इसे पैदा किया है। तो चूंकि हमारे कानूनों को अंग्रेजों में कह रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा प्रथमतः निर्मित किया गया, और अंग्रेज बेंथम और ऑस्टिन से बहुत प्रभावित थे। और बेंथम हमेशा इस पक्ष में कि कानूनों में खामी छोड़ो ही मत। वो न्यायाधीशों के, ठीक है, हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं है। वो नहीं चाहते कि न्यायाधीशों को कानून के क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप करने का अवसर मिले। हर व्यक्ति की अपनी सोशलॉजिकल, ठीक है, फीडिंग होती है, उसका एक बैकअप होता है, एक पृष्ठभूमि होती है। क्योंकि इंग्लैंड में सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट ये विचार है, तो वहां पार्लियामेंट हमेशा ऊपर रहेगी। इसलिए बेंथम इस पक्ष के हैं कि कानूनों में खामी नहीं होनी चाहिए। और हमारा जो पुराना एविडेंस एक्ट किसने बनाया था? वो स्टीफन महोदय ने बनाया था। वैसे तो हम कभी स्टीफन ने बनाया और मैकाले ने बनाया इस ढंग की बातें करते नहीं हैं, क्योंकि हमें बेवकूफी की बातें लगती हैं कि एलएलबी कैसे लिखा जाएगा और एलएलबी पढ़ा कैसे जाएगा, और वकील काला कोट क्यों पहनते हैं और न्याय की देवी पर आंखों पट्टी क्यों है। इस टाइप की गधेपन की बातें हमें तो अच्छी नहीं लगती। वो कुछ भी है, उससे मतलब क्या है। लेकिन फिर भी चूंकि प्रासंगिक हो गया तो बता देते हैं कि चूंकि स्टीफन महोदय ने बनाया, वो अंग्रेज थे, तो बेंथम से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने साबित इसको बहुत क्लियर कर दिया कि साबित तभी मानेंगे, या यूं कहें कि साबित मान लिया जाएगा। न्यायाधीश महोदय की मर्जी पर नहीं रखा, साबित बता दिया, ये साबित। और सीआरपीसी हमने मॉसिस्कल पर अमेंड की 1973 में। यहां हमने ये लिखा, न्यायालय ठीक समझता है, क्योंकि हमारी अपनी एक पृष्ठभूमि है। भारत एक ऐसी धरती है जहां मूल्यों के प्रति सम्मान व्यक्तियों में देखा जाता है। मूल्यों के प्रति बड़ा सम्मान है भारत में। ठीक है, आप सोचो, कितना भी कोई किसी के पक्ष में रहे, लेकिन न्यायाधीश की कुर्सी पर जब बैठता तो कुछ फेस सेविंग एक्सरसाइज आपको दिखेगी। ऐसा नहीं होता वो किसी एक का पक्ष ले पाए। मूल्यों के प्रति एक सम्मान ये दिखता है। इसलिए हमें ऐसा विश्वास है कि न्यायाधीश की कुर्सी पर जो आएगा
वो ठीक उसी काम को करना मानेगा जो करना वाकई ठीक होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और इस कारण से यह हमारी कमजोरी या मूर्खता का प्रतीक नहीं है, या उनकी बुद्धिमत्ता का प्रतीक नहीं है कि वो सारी शब्दावली खोल देते हैं और हम सारी शब्दावली खोलते नहीं हैं। लेकिन अर्थान्वयन के ढंग वही रहेंगे, चाहे उनके द्वारा अधिनियमित विधि का अर्थान्वयन किया जाए और चाहे हमारे द्वारा, ढंग वही होगा। लेकिन क्योंकि हमारी अपनी सोशलॉजिकल फीडिंग है, उनकी अपनी सोशलॉजिकल फीडिंग है, इसलिए दोनों बातों में फर्क दिखाई देता है। वर्णन के स्तर पर, नरेशन के स्तर पर, जो नरेशन का लेवल है वहां पर फर्क दिखता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन के लेवल पर कोई फर्क नहीं है, निर्वचन के स्तर पर कोई फर्क नहीं है। हम लोग देखेंगे जब फंडामेंटल राइट्स पर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहेगा कि जहां भी डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है, जहां भी दी है, वो कोई कानून हो, जहां भी वैवेकीय शक्तियां दी गई हैं, तो वैवेकीय शक्तियों का अर्थान्वयन इस प्रकार नहीं किया जाएगा कि आप राजाओं की तरह उन शक्तियों का प्रयोग करेंगे, बल्कि वैवेकीय शक्तियां हमेशा न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होंगी और उनका उपयोग न्याय के सिद्धांतों के मुताबिक किया जाएगा। इस ढंग का अर्थान्वयन आया। तो हमने कहा जो फर्क आपको दिखता है हमारे द्वारा बनाए गए इनेक्टमेंट में और उनके द्वारा बनाए गए इनेक्टमेंट में, वो फर्क आपको नरेशन के लेवल पर दिखता है, वो इंटरप्रिटेशन के लेवल पर नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ठीक समझता है तो परिबद्ध कर सकेगा। इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग यहां किया। अब अगला सेक्शन 110 जो इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, आदेशों के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट। ये रेसिप्रोकल शब्द हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा था। जब संविदा की रचना होती थी तो संविदा की रचना कैसे होती थी? प्रस्ताव का प्रतिग्रहण, ठीक है, प्रस्ताव प्रतिग्रहित होता था, ठीक है, और जब प्रतिग्रहित प्रस्थापना अर्थात प्रस्ताव होता था तो वो वचन बन जाता था। प्रस्थापना जिससे की जाती है, ये शब्द लिखे थे कि प्रस्थापना जिससे की जाती है, यदि वह उसके संबंध में अपनी स्वीकृति देता है तो प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई समझी जाती है और प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन बन जाती है। फिर प्रस्थापना का अस्तित्व खत्म हो जाता है, फिर वचन का अस्तित्व आ जाता है। यानी और प्रस्थापना किसे कहते थे? जब कोई किसी काम को करने की अथवा किसी काम से विरत रहने की अपनी इच्छा किसी दूसरे को इस आशय से कम्युनिकेट करता था, संज्ञापित करता था कि वह दूसरा उसके इस कार्य या कार्य विरति के प्रति अपनी अनुमति इसको प्रदान करे, तो प्रस्थापना की गई है, ऐसा बोला जाता था। और जब जिससे इस प्रकार से प्रस्थापना की गई है वह अपनी अनुमति इस कार्य या कार्य विरति के प्रति देता था तो प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई, ऐसा कहा जाता था। और प्रतिग्रहित प्रस्थापना वचन बन जाती थी, ठीक है ना। और जो वचन देता था वो वचनदाता, और ये जो प्रतिग्रहण करता था ये वचन ग्रहीता, ये कहलाता था। फिर प्रतिफल की बात आती थी, वचनदाता वचन ग्रहीता। 2A में प्रस्थापना थी, 2B में प्रतिग्रहण था, 2C में वचनदाता और वचन ग्रहीता की परिभाषा थी, और 2D में प्रतिफल। कहता था वचन ग्रहीता या वचन ग्रहीता की ओर से कोई अन्य व्यक्ति। और हमने कहा था कि भारतीय संविदा अधिनियम हमारे ही, ठीक है,
हमारा भारतीय संविधान अधिनियम हम पर शासन करने वाले अंग्रेजों ने ही बनाया, लेकिन हमारे प्रतिफल में और इंग्लैंड के प्रतिफल में फर्क है। वहां प्रतिफल देने का दायित्व किसका है? वचन ग्रहीता का। वचन ग्रहीता की ओर से अन्य कोई प्रतिफल ये दे ही नहीं सकता। लेकिन इस विधिक उपबंध के कारण इंग्लैंड में बहुत समस्याएं आई थी। क्या समस्याएं आई थी, कैसे हुआ था, क्या हुआ था, जब संविधान अधिनियम पढ़ाएंगे तो बताएंगे। लेकिन आई और उन समस्याओं के दृष्टिगत रहते जब उन्होंने हमारा संविधान अधिनियम बनाया तो प्रतिफल देने के लिए अधिकृत किसे किसे किया? स्वयं वचन ग्रहीता को, और साथ ही कोई अन्य व्यक्ति यह भी वचन ग्रहीता की ओर से प्रतिफल दे सकता है। और हमारे यहां वर्तमान का प्रतिफल, भूतकालीन प्रतिफल और भविष्यलक्षी प्रतिफल तीनों को देने की बात स्वीकार की गई है। आप प्रतिफल की डेफिनेशन देखेंगे कंसीडरेशन की, तो उसमें तीनों प्रकार के प्रतिफल, इसकी बात को स्वीकार किया गया है। हमारा वो बताना लक्ष्य नहीं है। लेकिन संविदा का गठन कहता था जब एक वचन के उत्तर में दूसरा वचन दिया जाता है तो वचनों का ये संवर्ग व्यतिकारी वचन कहलाता है। ठीक ना, व्यतिकारी वचन। और इस प्रकार व्यतिकारी वचनों के मिलने से करार का जन्म होता है, और करार अगर विधिता प्रवर्तनीय है तो उसे संविदा कहते हैं। इस प्रकार की बात आई थी। यानी संविदा अंततः एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट है, और अगर विस वर्सा कर दें तो एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, उस अरेंजमेंट को कहा जाता है जिसमें दो पक्ष हों और दोनों पक्ष अपने ऊपर किसी दायित्व को वहन करने की बाध्यता इसको ग्रहण करें। तब जो अरेंजमेंट, जो व्यवस्था निर्मित होती है उसे हम रेसिप्रोकल अरेंजमेंट ये कहते हैं, ये व्यतिकारी व्यवस्था ये कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्शन की बात हुई है, और इस कॉन्सेप्शन के साथ जब आप सेक्शन को पढ़ेंगे तो सेक्शन में कुछ दिखाई नहीं देगा, मतलब वो बेहद आसान हो जाएगा। और अगर कॉन्सेप्शन नहीं है तो एक लाइन पढ़ेंगे, पीछे की जो पिछली लाइन थी वो गायब हो जाएगी। तो कॉन्सेप्शन अगर है तो नोट्स क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं है। कॉन्सेप्शन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। हमेशा कॉन्सेप्शन पर जोर यह होना चाहिए। आपका जोर नंबरों पर है। हमने आपसे बार बार कहा पढ़ा संतोष के लिए जाता है, पढ़ा ज्ञान के लिए जाता है, और जैसे ही आप पढ़ते हैं वैसे ही एक सेटिस्फेक्शन ये मन में आता है, मन को एक आनंद की अनुभूति होती है अगर ठीक से पढ़ा है। अन्यथा तो सो जाते हो पढ़ के, अन्यथा तो पढ़ना नींद की गोली का काम करता है। लेकिन आखिर उपन्यास पढ़ने पर नींद क्यों नहीं आती, जरा विचार करना पड़ेगा। यानी जो रुचिकर लग रहा है उसे पढ़ने में कभी नींद नहीं आती, जितना बोरियत हो रही है उसे पढ़ने में नींद आती। और रुचिकर ये तभी लगता है जब समझ में आए। समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं, क्योंकि हमने कहा ना ईश्वर ने ऐसा कंप्यूटर इसे बनाया है कि इसे जो समझ में नहीं आएगा वो ये ग्राह्य ही नहीं करेगा। सड़क पर निकलते चले जाते हो, सैकड़ों लोग देखते हो, एक का भी चेहरा याद नहीं रहता, लेकिन जो मन को अच्छा लग जाता है वो बरसों बरस याद हो जाता है, दोबारा देखने को मिले न मिले। फिल्मी गाने एक बार सुनते हो याद हो जाते हैं, क्यों? बाकी 20 बार पढ़ते हो याद ही नहीं होता, क्यों? इसका मतलब
फिल्मी गाना समझ में आया है, वो समझ में नहीं आया है। तो जब तक आप नोट्स बनाते रहेंगे, जब तक नंबर लाते रहेंगे, नंबरों के लिए पढ़ेंगे, सिलेक्शन, हमने कहा सिलेक्शन तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो होगा ही, लेकिन पढ़ने का जो रिजल्ट है वो सिलेक्शन नहीं है, पढ़ने का रिजल्ट है सेल्फ सेटिस्फेक्शन, नॉलेज, और वो तो तत्काल मिल रही है। सिलेक्शन हो जाता है तो आम के आम गुठलियों के दाम हैं, और नहीं होता तो आम के दाम तो मिले ही है, आम के आम तो मिले ही हैं, नुकसान का सौदा कहां है, तो ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपकी मान्यताएं अजीब हैं। खैर, तो संविदाकारी व्यवस्था, इसका जो कॉन्सेप्शन है वही अपने में कहता है कि दो पक्ष हैं और दोनों ने अपने को कुछ बाध्यताओं के अधीन किया है। हम लोगों ने देखा पुरानी सीआरपीसी तो जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू नहीं होती थी, लेकिन यह भी कम से कम जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं हो रही। नागालैंड राज्य और असम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं हो रही, लेकिन नागालैंड राज्य और असम राज्य में न्यायालयों की प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई कानून नहीं है, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो स्पिरिट ऑफ द लॉ है, जो स्पिरिट ऑफ द बीएनएसएस या सीआरपीसी है, दैट विल बी एप्लीकेबल in those courts also which are running in those territories in which this code is not applicable। ठीक है, वहां संहिता एज सच लागू नहीं हो रही, लेकिन जैसे वहां लिखा है कि विटनेसेस की प्रेजेंस में तलाशी ली जाएगी, क्यों? ताकि निष्पक्षता हो। ठीक है, तो यहां कहा कि इसी मोहल्ले के होने चाहिए, इस मोहल्ले के ना मिले तो अगले मोहल्ले के हों। वहां आबादी इतनी दूर दूर से, वो ये कह देंगे कि कहीं के भी हो, क्योंकि मूल बात क्या है? निष्पक्षता को सुनिश्चित करना है। मूल बात विटनेसेस की प्रेजेंस नहीं है, और हम लोग बस इस मूल बात को ही नहीं समझते, इसलिए आप मूर्खों की तरह देखें, प्रक्रिया का पालन सब कर रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा, क्योंकि प्रक्रिया क्यों बनाई गई उसको समझना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा स्पिरिट ऑफ द कोड उन क्षेत्रों में भी एप्लीकेबल है। तो कोर्ट्स तो वहां भी हैं और कोर्ट्स यहां भी हैं। ऐसे राज्य भी हैं जो भारत के बाहर हैं, यानी नागालैंड राज्य और असम राज्य, ये तो यही है, लेकिन अमेरिका या अन्य देश हमारे देश के अपराधी वहां रह रहे हैं, ठीक है, या वहां के अपराधी हमारे यहां रह रहे हैं, तो दांडिक न्याय प्रशासन उन्हें भी चलाना है और हमें भी चलाना है, क्योंकि अपराध समाज के विरुद्ध है और अपराध का शमन दंड के माध्यम इसी से होगा, और कोई तरीका ही नहीं। तो उन्हें भी अपने सम्मन वारंट, इसकी, ठीक है, तामील ये चाहिए, और हमें भी अपने सम्मन वारंट की तामील ये चाहिए। ठीक है, जिन राज्य क्षेत्रों पर, भारत के ही हैं वो, लेकिन जिन राज्य क्षेत्रों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, ऐसे तो यहां के सारे भाग के वहां असम और नागालैंड में रहने लगेंगे, और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते। क्यों? अनुच्छेद 19 कहेगा भारत के नागरिक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में। अब आपको यूं समझ में नहीं आता, वही कहते ना कि ईश्वर ने सिर दिया, दर्द नहीं दिया, तो ईश्वर का धन्यवाद हमें करना चाहिए, ये ध्यान में ही नहीं आता। ठीक है, ईश्वर ने लार दी, इवन लार दी, ये जो मुंह में है, जो थूकते रहते हो, ये ईश्वर ने देकर हमें किसी नेमत से बख्शा है, यूं समझ में नहीं आता। हमने देखा, हमारे एक मित्र को कैंसर गले में था,
लार नहीं थी गले में तो बोल ही नहीं सकते। ठीक है, इट इज ए नेचुरल लुब्रिकेंट, ठीक है, विच इज इसेंशियल टू स्पीक। ये नहीं होगी तो बोल ही नहीं पाओगे। चीजें जब तक उपलब्ध हैं तब तक उनकी प्रासंगिकता और वो कितनी महत्व की हैं, उनके महत्व ध्यान में ही नहीं आते। ठीक है ना, जब तक चीजें उपलब्ध हैं, जब चीजें उपलब्ध नहीं होती तब उनके महत्व ध्यान में आते हैं। तो असम, नागालैंड राज्य में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो तो वहां रह ही रहे, लेकिन भारत का कोई नागरिक वहां रहेगा उसे हम नहीं रोक सकते। ये हमें बड़ी छोटी बात लगती है, बड़ी छोटी बात। अब आगे आ गया है सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि 1971 के बाद जो बांग्लादेशी आए हैं यहां, ठीक है, वे अवैध हैं, उन्हें निकाला जा सकेगा। यानी अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो तो फिर आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी नहीं रहोगे। अनुच्छेद 21 है, आप अनुच्छेद 21 है, आपको अनुच्छेद 21 है आपको उपलब्ध, क्योंकि अनुच्छेद 21 और 14 सबको उपलब्ध है। ठीक है, निवास हम आपका नहीं छीनेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना, लेकिन कहीं भी तुम रहो नहीं, ये नहीं होगा। हम जहां बताएंगे वहां रहोगे। तो नागरिक होने के नाते आपके पास कितनी बड़ी लिबर्टी है, ये आपको वैसे ही समझ में नहीं आता जैसे जो कैंसर का पेशेंट नहीं है उसे लार की कीमत समझ में नहीं आती कि लार जिसे थूक भी कहते हो, ठीक है, वो कितना इसेंशियल है और उसका कितना रोल है आपके व्यक्तित्व का निर्माण में। तो ईश्वर की जो देन है उसे समझ में ही वो तब तक नहीं आती जब तक कि चीजें। तो अगर आप भारत के नागरिक, तो आपको तो हम रोक ही नहीं पाएंगे। आप यहां अपराध करोगे, हम नागालैंड में रहोगे, वारंट हम तामील करा नहीं पाएंगे आपका। ठीक है ना, अमेरिका तो छोड़ो, तुम तो असम नागालैंड में रहोगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि जब हम अनुच्छेद 19 में भारत के नागरिकों के भी कहीं भी रहने पर प्रतिबंध लगाने के शीर्षक देखेंगे तो वहां लिखा है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के हक में आपके कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जा सकता है, लेकिन ना किया तो किया जा सकता है, करें तो हो जाएगा, न करें तो नहीं भी तो होगा। आप ऐसे ही रहने लगे वहां और कोई माननीय कानून नहीं है, तो हम क्या आपके खिलाफ कैसे सम्मान वारंट कर पाएंगे? अमेरिका तो छोड़ो, तुम तो यहीं रहोगे हमारी छाती पे ही, और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए द सेक्शन लाइक 110 हैज बीन इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, और ये सेक्शन पहले को था 105, अब ये 110 हो गया, और कहता है जहां उन राज्य क्षेत्रों का कोई न्यायालय जिन पर इस संहिता का विस्तार है, यानी लाइक यूपी, एमपी आदि आदि, जिन्हें इसके पश्चात इस धारा में उक्त राज्य क्षेत्र कहा गया है, यानी बार बार वो ये नहीं लिखेंगे कि वो न्यायालय जिस पर इस संहिता का विस्तार है, ये नहीं लिखेंगे, उक्त राज्य क्षेत्र लिख देंगे, बात वही आ जाएगी। कहता है जिन्हें इस धारा में इसके पश्चात उक्त राज्य क्षेत्र कहा गया है, ये चाहता है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम, किसी संबंध की अथवा किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट की, अथवा किसी व्यक्ति के नाम या अपेक्षा करने वाले ऐसे किसी संबंध की कि वह किसी दस्तावेज या अन्य चीज को पेश करे अथवा हाजिर हो और उसे पेश करे, यानी 93 की पोजीशन है, वो पुरानी 91 और 92, नई की 94 और वो जितनी भी है 95 वगैरह, अथवा किसी तलाशी वारंट को जो उस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, तामील या निष्पादन किसी ऐसे स्थान में किया जाए जो उक्त राज्य क्षेत्रों के, यानी जिन पर इस संहिता का विस्तार है, उन राज्य क्षेत्रों के बाहर, भारत में बाहर है किंतु भारत में है, भारत में किसी राज्य या क्षेत्र के न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर है।
ठीक है ना। वहां वह ऐसे सम्मन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए 2 प्रतियों में उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के पास डाक द्वारा या अन्यथा भेज सकता है। डाक द्वारा या अन्यथा। अब अन्यथा में सब कुछ आ गया, ईमेल से भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, आदमी को देकर भेज देंगे, कबूतर के गले में बांध के पहुंचाना संभव होगा तो वो भी पहुंचा देंगे। अन्यथा में सब संभव, सब आ गया। या अन्यथा भेज सकता है। अन्यथा शब्द के इस्तेमाल में मामले का विस्तार, इसको बहुत बढ़ा दिया, कहता अन्यथा भेज सकता है। और जहां खंड का या खंड गा में निर्दिष्ट किसी सम्मन की तामील इस प्रकार कर दी गई है, वहां धारा 70 के उपबंध उस सम्मन के संबंध में ऐसे लागू होंगे मानो जिस न्यायालय को वह भेजा गया उसका पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है। ठीक है, ऐसे मान लिया जाएगा कि जिसको भेजा वो उक्त राज्य क्षेत्रों का मजिस्ट्रेट है, यानी इन राज्य क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट को सम्मन की तामील कराने के लिए जो शक्तियां प्राप्त हैं उन सब शक्तियों का प्रयोग वो करने लगेगा। ऐसे मान लिया जाएगा कि मानो वह न्यायालय या पीठासीन अधिकारी उक्त राज्य क्षेत्रों में मजिस्ट्रेट है, तो ऐसे मान लिया जाएगा। अब सब शक्तियां आ गई तत्काल। यहां जो शक्तियां सम्मनों की तामील के संबंध में मजिस्ट्रेटों को प्राप्त, क्योंकि ये संहिता वह लागू नहीं हो रही और यही ताकतें उन्हें देनी है, तो कैसे दें? ऐसे दे देंगे, ये ड्राफ्टिंग की आर्ट है। ऐसे मान लेंगे मानो वो न्यायालय मजिस्ट्रेट का, वो न्यायालय का पीठासीन अधिकारी या मजिस्ट्रेट यहां का मजिस्ट्रेट है, ऐसे मान लेंगे। भारत के बाहर किसी देश या स्थान, अब वो स्थान जहां सम्मन की तामील वगैरह होनी है भारत के बाहर का कोई देश या स्थान है जिसकी बाबत केंद्रीय सरकार द्वारा दांडिक मामलों के संबंध में सम्मन या वारंट की तामील या निष्पादन के लिए ऐसे देश या स्थान की सरकार की, जिसे इस धारा में इसके पश्चात संविदाकारी राज्य कहा गया है, क्योंकि वो संविदाकारी राज्य है भाई, उससे तो हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा, संविदा करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा राज्य क्षेत्र तो कोई बात ही नहीं। हमने व्यवस्था कर दी कि वो पीठासीन, वो न्यायालय पीठासीन अधिकारी, ऐसे मान लेंगे मानो वो उक्त राज्य क्षेत्रों का मजिस्ट्रेट है। ठीक है, लेकिन अगर वो स्थान जहां सम्मन की तामील हम चाहते हैं वो भारत के बाहर है तो वो स्वतंत्र राज्य है, उससे हमें केंद्रीय सरकार के माध्यम से व्यवस्था करनी होगी सम्मन और वारंट के लिए। अब देखिए, न्यायालय का सम्मन वारंट है लेकिन व्यवस्था कौन करेगा? केंद्रीय सरकार, क्योंकि काम करने वाला राज्य का अंग सरकार है, इसलिए कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। ठीक है, तो कहता है जिसे इस धारा में इसके पश्चात संविदाकारी राज्य कहा गया है के साथ व्यवस्था की गई, अगर यानी हमारी ट्रीटी है उनके साथ, ठीक है ना, वहां ऐसे तो ट्रीटी में बताया गया होगा कि सम्मन वारंट अगर हमारे यहां जाना है तो किसे हम भेजें, तो लिखा है कि वहां ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को निर्दिष्ट ऐसे सम्मन या वारंट को 2 प्रतियों में ऐसे प्रारूप में और पारेषण के लिए ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे। यानी उस दशा में जबकि भारत के बाहर सम्मन या वारंट की तामील होनी तो न्यायालय द्वारा सीधे उस स्थान पर जहां सम्मन या वारंट की तामील होनी है अधिकारिता रखने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को वो सम्मन या वारंट नहीं भेजा जाएगा, बल्कि केंद्रीय सरकार ये बताएगी कि आप सम्मन या वारंट उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को भेजने के लिए किस प्राधिकारी को और किस प्रारूप में दें, और यहां के न्यायालय उसी प्राधिकारी को उसी प्रारूप में सम्मन और वारंट दे देंगे और फिर वो प्राधिकारी उस न्यायालय से संपर्क करके उस सम्मन या वारंट की तामील कराएगा। नॉर्मली ये हाई कमिश्नर जो हमारे देश के होते हैं, उच्चायुक्त वगैरह अन्य देशों में, उनके माध्यम से ये सारा कराया जाता है। जहां उक्त राज्य क्षेत्रों के न्यायालय, भाई हम कराएंगे तो वो भी तो कराएंगे, जहां उक्त राज्य क्षेत्रों के न्यायालय यानी जो भारत के भीतर के स्थान है किंतु महासंहिता का विस्तार नहीं है, या भारत के बाहर के राज्य क्षेत्र है, उन्हें इसी प्रकार सम्मन वारंट, तलाशी वारंट इस सबकी तामील करानी है। तो अगला सबसेक्शन 2 कहता जहां उक्त राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों को किसी अभियुक्त व्यक्ति के नाम कोई सम्मन अथवा किसी अभियुक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए कोई वारंट
अथवा किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करने वाला कोई संबंध कि वह कोई दस्तावेज या अन्य चीज पेश करे, अथवा हाजिर हो अथवा उसे पेश करे, अथवा कोई तलाशी वारंट जो निम्नलिखित में से किसी के द्वारा जारी किया गया है, उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर भारत में किसी राज्य क्षेत्र या राज्य या क्षेत्र के न्यायालय और या किसी संविधाकारी राज्य का कोई न्यायालय, न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त होता है। यानी इन क्षेत्रों में जहां संविधा का जहां इस संहिता का विस्तार है, वहां वह उसकी तामील या निष्पादन ऐसे कराएगा मानो वह ऐसा संबंध या वारंट है जो उसे उक्त राज्य क्षेत्रों के किसी अन्य न्यायालय से अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर तामील या निष्पादन के लिए प्राप्त हुआ है। यानी सब शक्तियां वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे पीछे बताई गई। और वह जहां गिरफ्तारी का वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 82 और धारा 83 द्वारा विहित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। यानी जमानत भी मिल सकती है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 83 में है ना, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायाधीश गिरफ्तारी जहां हुई है उस स्थान पर अधिकारिता रखने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और सेशन न्यायाधीश अगर ठीक समझे तो आपका बेल जमानत दे सकते हैं, तो वो प्रक्रिया भी फॉलो हो सकती है। तलाशी वारंट निष्पादित कर दिया जाता है, वहां तलाशी में पाई गई चीजों के बारे में कार्यवाही यथासंभव धारा 104 में विहित प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी, जो पिछली सीआरपीसी में धारा 100 है। ठीक है ना। परंतु उस मामले में जहां संविधाकारी राज्य से प्राप्त संबंध या तलाशी वारंट का निष्पादन कर दिया गया है, तलाशी में पेश किए गए दस्तावेज या चीजें या पाई गई चीजें संबंध या तलाशी वारंट जारी करने वाले न्यायालय को ऐसे प्राधिकारी की मार्फत प्रेषित की जाएंगी, अग्रेषित की जाएंगी जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। यानी वही हाई कमिश्नर वगैरह के माध्यम से आपने संबंध वारंट भेजे थे, उन्हीं के माध्यम से ये आप आगे अग्रेषित करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। तो ये चैप्टर खत्म हुआ। अब चैप्टर 8 ये नया है, इसमें कुछ नए सेक्शन भी इंसर्ट हुए और कुछ पुराने हैं जो पहले 105 ABCD करके थे। इन पर बात हम लोग अगली क्लास में करेंगे, देखेंगे।